हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो राइट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में से हमने क्लास को एंड किया था। मैंने लास्ट क्लास में आपको भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदानों को एक साथ थोड़ा समझाया था और आज उनके आंसर्स कैसे लिखेंगे, उन टॉपिक्स पर हम कैसे कमांड प्राप्त करेंगे, इनकी बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान का आखिर विस्तार भारत में किस तरह से है, और इसे समझने के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और आज के टॉपिक को हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो उत्तर भारत के विशाल मैदान, ये भारत में जहां पर भी मैदानों का निर्माण हुआ है वो सभी क्षेत्र एक्चुअल में आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो मैदानों का निर्माण दरअसल नदियों ने किया है, और नदियों का प्रवाह जिन क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा है उन्हीं क्षेत्रों में दोस्तों आपको मैदान मुख्य रूप से दिखाई देंगे। तो दोस्तों अगर मैं उत्तर भारत के विशाल मैदानों की बात करूं तो उनका विस्तार राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उसके बाद संपूर्ण उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, और यहाँ पे दोस्तों ये जो असम का क्षेत्र दिखेगा, यहाँ पर आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान आपको मुख्य रूप से दिखाई देंगे। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है दोस्तों ये नदन प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। अगर इसका हम ज्योग्राफिकल दूसरा नेम देखें तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में ये जो संपूर्ण क्षेत्र है इसका नाम है पंजाब। ये संपूर्ण क्षेत्र है पंजाब। यहाँ पर दोस्तों जो क्षेत्र है ये राजस्थान हो गया, ये पंजाब का क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर जो मुख्य नदी है उसका नाम है गंगा। तो एक्चुअल में पंजाब में गंगा नदी का प्रवाह तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि गंगा नदी पंजाब से एसोसिएटेड नहीं है, आप सभी को पता है। लेकिन याद रखिएगा पंजाब में जो नदियां बह रही हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियां मुख्य रूप से पंजाब में बह रही हैं। उसके बाद राजस्थान में वो नदियां हैं जिनका कहीं ना कहीं निर्माण आपका अरावली पर्वत से देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं इन संपूर्ण क्षेत्र को देखूं तो दोस्तों ये मुख्य रूप से आपको गंगा का दो आब क्षेत्र दिखाई देगा। ये मुख्य रूप से एक नदी हो गई गंगा, और उसके बाद उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया यमुना। तो गंगा और यमुना, या मैं इसको सेपरेट बताता हूं आपको। गंगा और यमुना के बारे में हमने सेपरेट डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं इनके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो एक्चुअल में एक नदी हो गई गंगा नदी, दूसरी नदी हो गई यमुना नदी। गंगा और यमुना का जो आपस में मिलन होता है या संगम होता है, संगम शब्द जो यूज किया जाता है दोस्तों याद रखिएगा, जो संगम शब्द यूज होता है ये नदियों के लिए ही यूज हो रहा है, और इस जगह का नाम है प्रयागराज। राइट, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। याद रखिएगा यहाँ पे प्रयागराज में हालांकि एक नदी का, अगर पौराणिक मान्यताओं में जाऊं तो एक नदी को और माना जाता है जिसका नाम है सरस्वती। लेकिन अभी हम जो विजुअल है उसके बारे में डिस्कशन करें तो गंगा और यमुना का संगम होता है प्रयागराज में। यहाँ से आगे देखेंगे तो फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है, मुख्य नदी गंगा नदी को माना जाता है, यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया दोस्तों यमुना। अब यहाँ देखें तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है दोस्तों चंबल। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है चंबल, जो जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जा ना पाओगे इंदौर, क्योंकि वहां से बहती है चंबल। तो चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? यमुना की। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगर मैं बोलूं कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है
तो दोस्तों ये है बनास, राइट। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है बनास, राइट। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है बनास, याद रखिएगा। मैं आगे आपको डिस्कशन करूंगा। तो बनास निकलती है दोस्तों वो है अरावली पर्वत से। तो बनास जो निकलती है वो अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत से उद्गम होता है बनास का। बनास सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल की। चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की, और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो मैं ये क्षेत्र जो बता रहा हूं वो कुछ ऐसा है कि यहां से आपको बनास दिखाई देगी, यहां से चंबल आएगी, चंबल जाकर के आगे यमुना में मिलेगी, यहां से यमुना आएगी, राइट। यमुना आगे इधर से आएगी गंगा, और यहां पे यमुना जाकर किससे मिलेगी, गंगा से। यहां प्रयागराज पड़ेगा, और प्रयागराज से आगे बढ़ेगी तो फिर गंगा रिवर सिस्टम हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुल मिला के ये क्षेत्र जो दोस्तों यहां पर आपको नदियों का क्षेत्र दिखाई देगा। अगर मैं इनको और सरलता से बोलूं तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, यहां पे जो सबसे प्रमुख संरचना दिखाई देगी दोस्तों, ये है मैदान। इसलिए इन्हें नदन प्लेन्स या उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। दीज आर बेसिकली नोन एज नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर भारत के पर मैदानी क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दीज आर बेसिकली नोन एज नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि प्लेन्स का निर्माण, यानी कि जो मुख्य रूप से आप याद रखिए कि जो मैदान होंगे दोस्तों, उनका निर्माण नदियों के द्वारा ही होता है। भारत में जिन क्षेत्रों में बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं वहां बड़े तट हैं। तट मतलब आगे उनको सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र है। वहां मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाएगी दैट इज नथिंग बट एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। हम आगे के चैप्टर्स में जब मैं सॉइल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि भारत में कितने प्रकार की सॉइल पाई जाती है, और उन सॉइल की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, और साथ में उनमें होने वाले मैक्सिमम प्रोडक्शन या क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी बिट, परेशान मत होइएगा, बस जुड़े रहिए हमसे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये संपूर्ण क्षेत्र में अगर बताऊं तो ये उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से यहाँ जो नदियां हैं, इन्हीं नदियों ने इन क्षेत्रों का निर्माण किया है। अब मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर भारत के मैदान है, इन्हें हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट रहे हैं। उसके बाद मैं 5वीं संरचना के बारे में भी आपको डिस्कशन करूंगा। आज हम लोग सबसे पहले इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहली संरचना का नाम है भाबर या भाबर। दूसरा तराई, तीसरा बांगर, और चौथा खादर। एक लाइन में अगर इनके बारे में हमें जानकारी लेनी है तो ये अनउपजाऊ, कंकड़ीला, पथरीला नदियों का अस्तित्व नहीं पाया जाता। हालांकि मैं इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तराई वो क्षेत्र है जहां पर जल भराव की समस्या होगी, कीचड़ होंगे, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होगी, और मुख्य फसल जो होगी वो गन्ना और आपको देखने को मिलेगी धान या चावल की खेती यहाँ पे होगी। धान की खेती एक्चुअल में करेक्ट वर्ड है। बांगर के बारे में बात करें दोस्तों तो इसे ओल्ड एलुवियल सॉइल का रीजन कहा जाएगा। दिस इज रीजन ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल का रीजन है, राइट। ओल्ड एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी, ओल्ड एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। और ये दोस्तों खादर है, यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल, यानी कि नवीन। एलुवियल मतलब हो गया दोस्तों जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, तो ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। यहाँ पर नई जलोढ़ मृदा मिलेगी खादर में। सबसे उपजाऊ खादर, सबसे कम उपजाऊ भाबर, तराई में कीचड़ मिलेगा, और बांगर को दोस्तों कहा जाता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। मैं अगर आपको अभी एक पॉइंट में बता दूं कि भारत में, संपूर्ण भारत की अगर डिस्कस करें, भारत में सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, अगर उत्तर के मैदानों की कंपेरिजन करेंगे तो भारत में सर्वाधिक उत्तर के मैदानों में देखेंगे दोस्तों तो सर्वाधिक जो पाया जाता है वो बांगर का मैदान पाया जाता है। पूरा पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है यहाँ पर बांगर का मैदान मिलता है। आज मैं इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आप इनके आंसर को कैसे लिखेंगे अगर ये आपके लिए 7 मार्कर में आ जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है दोस्तों कि 10 मार्कर के तो ये प्रश्न नहीं बनेंगे। अगर संपूर्ण उत्तर भारत के विशाल मैदानों की बात करूंगा तो डेफिनेटली ये 10 मार्क के बन जाएंगे। लेकिन आपको सेपरेटली मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम भाबर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर तराई, बांगर और खादर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए, आई होप तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्या है दोस्तों? उत्तर भारत के विशाल मैदान।
उत्तर भारत के विशाल मैदान, ये जो आप देख रहे हैं ये टॉपिक का हमारा नाम है, राइट। इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यहाँ पर गंगा और इधर पे आने वाली नदी ब्रह्मपुत्र। चलिए, सबसे पहले इनका हमने ज्योग्राफिकल डिवीजन पढ़ना शुरू किया है, तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट भाबर। भाबर के बारे में हम सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इनको नोट करिएगा। अवस्थिति, सबसे पहला पॉइंट हो गया अवस्थिति। उसके बाद यहां पर संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, अवस्थिति डिस्कस करेंगे, उसके बाद संरचना डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब हम लोगों को अगला पॉइंट क्या डिस्कस करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली पॉइंट हो गया अवस्थिति। अवस्थिति मतलब लोकेशन समझा दें। फिर संरचना, इसका निर्माण कैसे हुआ है। एक्चुअल में इसे हम एक लाइन में देखेंगे तो इनमें आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। तो आप सबसे पहले इसके बाद देख लीजिएगा कि इसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा कि ये क्षेत्र किस क्षेत्र में पाई जाती है, राइट। इसका क्षेत्र कौन सा है, राइट। उसके बाद याद रखिएगा इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। जब हम 7 मार्क का लिखने जा रहे हैं तो हमारा अजम्पशन है दोस्तों कि हम एटलीस्ट 7 to 8 लाइंस तो लिखें। इससे कम में हमारा काम नहीं चलेगा। इतना तो हमको दोस्तों लिखना पड़ेगा, तभी तो हमारा आगे का डिस्कशन शुरू होगा और हम ये समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हम इस आंसर को बढ़िया से बढ़िया कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद हम एक पॉइंट बनाए दोस्तों, यहां पर मृदा की प्रकृति, यहां मृदा कैसी होगी। और अगला पॉइंट यहां पे हम लिख सकते हैं कि इसमें अन्य विशेष चीज क्या है, ये हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और ये 7। अब विशेष में आप कई पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। मतलब हम विशेष में कई पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर हम इस उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे, राइट। इट इज विजुअल टू ऑल। इसको ये सबको दिख रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए तो मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूं। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि इट इज विजुअल टू ऑल और नॉट। ये सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अलकेश, राइट। चलिए, अवस्थिति, संरचना, क्षेत्र, लंबाई, चौड़ाई, मृदा और इसके बाद हम कुछ विशेष पॉइंट यहां पर लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले अवस्थिति के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हम अगर भाबर के मैदानों को देखेंगे कि अवस्थिति इनकी कहां पर है। देखिए, अवस्थिति ये आप देखेंगे तो ये एक्चुअल में निर्माण कैसे हो रहा है। ये है पर्वत दोस्तों, और इस पर्वत से सबसे नीचे, मतलब पर्वत से, अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो नदियां हैं वो गिरिपद से, यानी कि जब गिर से यानी पर्वत से नीचे उतरेंगी, तो जब से सबसे पहली जिस संरचना का निर्माण नदियों ने किया है उसका नाम है भाबर, राइट। सबसे पहली संरचना जो नदियां निर्मित करती हैं उसका नाम है दोस्तों भाबर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पर्वतों से के गिरिपद क्षेत्र में, गिरिपद क्षेत्र में, राइट, फुट हिल्स में, यानी कि पर्वतों के फुट हिल्स में आपको देखने को मिलेगा क्या, सबसे पहली संरचना जिसका नाम क्या है, भाबर, राइट। संरचना क्या है, तो कंकड़ या पत्थरों से युक्त। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, याद रख लीजिएगा, आप इसको और ऐड कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं इस पॉइंट को, क्षेत्र में आप क्षेत्र इसको काट करके लिखिएगा, नदियां, यहां लिखिएगा नदियों का अस्तित्व, नदियों का अस्तित्व नहीं पाया जाता, नदियों का अस्तित्व नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। अब इस क्षेत्र की बात करूं, अब ये पर्टिकुलर भाबर क्षेत्र की बात कर रहा है, तो यहां पे लंबाई चौड़ाई, अगर आप इस फैक्चुअल डेटा को याद ना भी करें
तो कोई बात नहीं, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अगर मैं इसको बुक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिखूं तो ये लगभग 8 to 12 किलोमीटर के आसपास ये क्षेत्र देखने को मिलता है, याद रख लेगा। 8 to 12 किलोमीटर के आसपास ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई में दोस्तों यहाँ पर अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई का कोई डिटेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे लंबाई इसलिए लिखा हुआ है, याद रखिएगा, कि अगर मैं इस पूरे भारत के विस्तार की बात करूंगा तब यहाँ पर हम डिटेल नहीं डिस्कशन कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करूंगा तब मैं वहां पर लंबाई को डिनोट कर सकता हूं। तो आप इसको साथ में ले सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई, राइट। लंबाई और चौड़ाई ये दोनों पॉइंट्स को साथ में ले सकते हैं, राइट। आप इसको सेपरेट ना भी लें तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मृदा अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ यानी कि फर्टाइल सॉइल नहीं है, नॉन फर्टाइल सॉइल है यहां पर। अब विशेष यहां पर देखते हैं दोस्तों, यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु उपयोगी नहीं है। यह क्षेत्र कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। नदियां विलुप्त रहती हैं, नदियां विलुप्त रहती हैं। याद रखिएगा अगर मैं आंशिक रूप से बात करूं तो यह जल संरक्षण के लिए थोड़ा बहुत आपको यह क्षेत्र दिखाई देगा, यानी यह मृदा अपरदन को भी रोकता है, ठीक है। आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, नहीं भी चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? सबसे पहले आपने अवस्थिति बता दी, उसके बाद संरचना कंकड़ या पत्थरों से युक्त, कंकड़ पत्थरों से युक्त, नदियों का अस्तित्व नहीं पाया जाता, चौड़ाई लगभग 8 से 12 किलोमीटर के आसपास, मृदा कैसी है? अनुपजाऊ मृदा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको लिख सकता हूं अनुपजाऊ के साथ यहाँ पे पर्वतीय एक पॉइंट और कर लीजिए, पर्वतीय मृदा यहां पे देखने को मिलेगा। पर्वतीय मृदा आप इसको ऐड कर लीजिए, जब मैं सॉइल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पर्वतीय मृदा होती है। अब विशेष में यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु उपयोगी नहीं है और साथ में नदियां विलुप्त रहती हैं, यानी नदियां आपको प्रायः दिखाई नहीं देती। इसको नोट कर लीजिए एक बार भाबर पॉइंट्स को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं दोस्तों, हम लोग भाबर के बाद तराई के बारे में, राइट। तराई के क्षेत्र की बात करें तो मेरा पॉइंट वही रहेगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया अवस्थिति, उसके बाद संरचना, अवस्थिति के बाद हमने लिखा संरचना, उसके बाद लिखेंगे नदियां, उसके बाद अगला पॉइंट यहां से देख लीजिए हमने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले अवस्थिति, संरचना, उसके बाद यहां देखें तो आप लिख सकते हैं चौड़ाई, राइट। उसके बाद मृदा के बाद अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है और नहीं है तो फिर आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिए विशेष, और इसके बाद आप यहां पर आगे अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। चलिए सबसे पहले मैं अवस्थिति की बात करूं, मैं लिख क्या रहा हूं दोस्तों? तराई का क्षेत्र, ठीक है। तो तराई का क्षेत्र कहां पाया जाता है? तो मुख्य रूप से याद रख लीजिएगा, तराई का जो क्षेत्र है दोस्तों, तराई का जो क्षेत्र है ये कहां पाया जाएगा? भाबर और बांगर के मध्य, भाबर और बांगर के मध्य। संरचना कैसी होगी? तो दलदली जलयुक्त क्षेत्र, नदियों का अस्तित्व पाया जाएगा, नदियों का अस्तित्व पाया जाता है। उसके बाद चौड़ाई को अभी छोड़िए, मृदा कैसी है दोस्तों? इंटरेस्टिंग है यहां पर।
आप यहाँ पे दलदली क्षेत्र में मृदा को कौन से प्रकार में लिख सकते हैं, ये बताइए मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनके बारे में डिस्कशन बताइए मुझे थोड़ा सा कि आप एक्चुअल में मृदा को किस भाग में लिख सकते हैं, कौन से पॉइंट से लिख सकते हैं, यहाँ पर मृदा को किस प्रकार में लिख सकते हैं। चलिए, महीन, क्यों? क्योंकि कीचड़ है दोस्तों, तो महीन कणों वाली, महीन कड़ी वाली चिकनी मिट्टी मिलेगी आपको। किसी भी दलदली क्षेत्र में जाके पास में देखिए तो वहां आपको मिलेगा। तराई का क्षेत्र वही होता है तो जो नदी के समकक्ष या नदी के ऐसे क्षेत्र जहां पर दलदली संरचना मिलती है। अब यहाँ पर आप विशेष में क्या लिख सकते हैं, ये याद रखें। मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ यहाँ पर विशेष में, जब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, दलदली संरचना के बारे में, या मुख्य रूप से तराई के क्षेत्र में। तराई वो क्षेत्र है दोस्तों जहां पर वर्ष भर पानी इकट्ठा रहता है। दलदल है तो दोस्तों वहां पर आपको कीचड़, यानी कि कीचड़ दलदल है, मच्छर की समस्या देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होंगी वो संपूर्ण क्षेत्र में जहां पर तराई का क्षेत्र कहा जाता है। तो स्वास्थ्य संबंधी सबसे पहला पॉइंट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी संपूर्ण क्षेत्र में। पॉइंट नंबर 2, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी संपूर्ण क्षेत्र में। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यह क्षेत्र मुख्य रूप से गन्ने व धान की खेती के लिए उपयुक्त है, धान की खेती के लिए उपयुक्त है। तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र, जैसे आप यहाँ में इधर जाएंगे, भूटान के आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ का भी एक क्षेत्र तराई का क्षेत्र कहलाता है। हमारे आईटीबीपी के जवान वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ विशेष मच्छर। ये मच्छर इतने खतरनाक हैं दोस्तों कि अगर वो काट लेते हैं तो जवानों की कई बार मौत भी हो जाती है। यानी कि ये इतने बड़े चैलेंजेस क्षेत्र हैं। तराई का क्षेत्र है, हमारे लिए लाभकारी भी है कुछ फसलों के लिए, लेकिन मुख्य रूप से आप यहाँ देखेंगे तो बड़ी समस्या है। आप वहाँ वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ पर भी हमेशा आपको एक नए नए प्रकार के रोग देखने को मिलेंगे। टीबी, हैजा, टाइफाइड, इस टाइप की जो चीज़ें जो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो जाती हैं। नदियाँ के द्वारा बहाया गया जल, उससे बना कीचड़, और कीचड़ के बाद शुरू हुई दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कहानी, और वहाँ पर होने वाले स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम ये आपको देखने मिलेंगी इन समूचे क्षेत्र में, जिसे तराई का क्षेत्र कहा जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस, याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसकी चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई भी दोस्तों इसकी लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। ये पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हैं तराई के बारे में, तराई आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अब मैं विशेष में कुछ और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, जो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर तराई है, जल भराव है, तो यहाँ पर समझिए जल है, छोटे कीट पतंग आएंगे, उनको खाने वाला आएगा, उनको खाने वाले को खाने वाला आएगा, और इस तरह से एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होगी। साथ में पानी का अभाव नहीं है, जल का अभाव नहीं है। यहाँ पर जो वृक्ष होंगे वो दोस्तों अपनी पत्ती नहीं गिराएंगे। तो जिन जगहों पर एक सीजन में, भारत में ही जिन सी जगहों पर एक सीजन में जहाँ पर पत्तियाँ वृक्ष अपनी गिरा देते हैं, वो सभी वृक्ष पर आधारित होने वाले जो मुख्य रूप से पक्षी हैं वो इन जगहों पर आएंगे दोस्तों, क्योंकि जीविकोपार्जन यानी एक्ट ऑफ सर्वाइवल एक बड़ी कहानी होती है। और एक्ट ऑफ सर्वाइवल के लिए जिन वृक्षों ने अपनी पत्ती गिरा दी है दोस्तों, वो वृक्ष में आधारित होने वाले जो पक्षी हैं वो इन क्षेत्रों में आ जाएंगे जिन क्षेत्रों में वृक्षों ने अपनी पत्ती नहीं गिराई है, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्ती जनरली तभी गिराते हैं क्योंकि वहां पर जल का अभाव हो जाता है। आपको पता होगा
एक कहावत है कि ये जितना चद्दर हो उतना पाँव फैलाना चाहिए। वृक्ष हमेशा ऐसे ही होते हैं, उनको पता होता है दोस्तों कि हमको पानी की समस्या होगी या नहीं होगी, और एक बार अगर वो किसी लोकेशन में फिक्स हो गए तो उनको उन्हीं कंडीशन पे जीना होगा, और इसलिए उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए। और बदलाव करने के बाद इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि भारत में कहीं पर आम का वृक्ष है, आप देखेंगे साउथ इंडियन में तो आम का वृक्ष है वो आपको अलग टाइप का अलग टाइम पर प्रोडक्शन करता दिखाई मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पे जो आम का वृक्ष है वो मुख्य रूप से एक पर्टिकुलर सीजन में ही, जैसे अभी सीजन चल रहा है दोस्तों हाल फिलहाल में, वहां पर आपको तब आम के फल देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से साउथ इंडिया के आम जो है, मैंगोज हैं, वो क्यों तीनों सीजन में या 2 सीजन में आम अपना प्रोडक्शन देते हैं, मैंगोज देते हैं, और मध्य प्रदेश के जो आम हैं वो अपना प्रोडक्शन क्यों सिर्फ एक सीजन में देते हैं, उसके पीछे का दोस्तों बहुत बड़ा कारण है। दिस इज व्हाट अ कंडीशन, अ पर्टिकुलर कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन। और जिस लोकेशन पे आप जाएंगे वृक्ष अपने आप को उसी तरह ढाल लेते हैं, क्योंकि उनका एक एक्ट ऑफ सर्वाइवल एक बड़ी चीज होती है, याद रखिएगा। तो एक्ट ऑफ सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट थी। तो इसी तरह से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि जो तराई का क्षेत्र होगा यहाँ पर जल की समस्या नहीं है, जल भराव ऑलरेडी है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, वृक्ष है तो वो अपनी पत्ती नहीं गिराएंगे। और जब पत्ती नहीं गिराएंगे दोस्तों तो जिन जगहों पर पत्तियां गिरा चुके हैं वृक्ष, उन पर आधारित होने वाले जीव भी यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो जब हिमालय के तराई क्षेत्र या हिमालय का तराई क्षेत्र छोड़ दीजिए, आप थोड़ा सा ये समझिए कि जो साइबेरिया है यानी कि यूरोप का या एशिया का वो रीजन जो, या बेसिकली मैं कहूँ तो रूस का वो क्षेत्र जो एशिया के अंडर में आता है उसे साइबेरिया कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा जब कुंभ मेला आयोजित होता है प्रयागराज में, गंगा और यमुना के और सरस्वती के तट का जो संगम क्षेत्र है, या गंगा सरस्वती और यमुना का जो तट संगम क्षेत्र है प्रयागराज जिसका नाम है, प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है। 12 साल में महाकुंभ होता है जो 2025 में होने वाला है, आप सभी को पता होगा। जो हर साल कुंभ मेला या माघ मेले का जो आयोजन होता है दोस्तों, वहां पर आप जाएंगे कभी तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे पक्षी होते हैं। कई बार तो लोगों की फोटोज देखे होंगे आपने कि वो हाथ में अपने दाने लेकर रखते हैं और पक्षी आते हैं और हाथ से दाना लेकर के चले जाते हैं। वो एक्चुअली में दोस्तों साइबेरियन पक्षी होते हैं। वो दे केम फ्रॉम द साइबेरिया। एक्चुअली साइबेरिया में वो समय आते हैं दोस्तों जब साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड होती है, एक्ट ऑफ सर्वाइवल का खतरा हो जाता है। तो साइबेरिया से उड़कर, सोचिए इतनी बड़ी यात्रा करके वो इस जगह पे आते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको बता रखा है दोस्तों कि इस वक्त भारत के आपको इस डायरेक्शन में उठना है और भारत के इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे लोग आएंगे तो आपको भोजन का अभाव नहीं होगा। और कुल मिला के आप जिस वक्त वहां पर रहें, अपने क्षेत्र में रहें तो शायद जीवित ना बचे, भारत आ जाएंगे तो आप जीवित बचेंगे। और वो बहुत खूबसूरती वहाँ पर बिखेर देते हैं दोस्तों। जब उन पक्षियों को देखिए आप उड़ते हुए तो बहुत मजा आता है। तो आप कभी भी माघ मेला या नेक्स्ट जो कुंभ मेला आने वाला है उसमें जाके देखिएगा, साइबेरियन पक्षी मिलते हैं। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दोस्तों यही मतलब होता है जब एक जीव दूसरे पर आश्रित हो और सब एक ही जगह पर इकट्ठित हो क्योंकि सभी की आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हो। तो ये जो मुख्य रूप से मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तराई के लिए लिखने जा रहा हूं, ये वो समूचे क्षेत्र में चाहे डेल्टा के लिए लिखूंगा दोस्तों तब भी यही पॉइंट आपको हिट होगा कि ये बेसिकली चाहे डेल्टाई क्षेत्र हो या तराई क्षेत्र हो दोस्तों, ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी जो पूरी कहानी बताई, दिस इज नथिंग बट स्टोरी ऑफ biodiversity or the meaning of biodiversity and why the biodiversity particular reason of biodiversity is important for us। हमारे लिए कोई पर्टिकुलर क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि भारत में अब वेटलैंड्स की संख्या 80 हो चुकी है, राइट। रामसर कन्वेंशन पढ़ा होगा, मैं आगे डिटेल में सबको समझाने वाला हूँ। रामसर कन्वेंशन का संबंध भी दोस्तों कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी से है। वो क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर पानी पड़ा होता है और पानी नहीं सूखता तो आगे चल के पर्टिकुलर स्टेट रिकमेंड करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र को शामिल करवा दीजिए, किसमें, वेटलैंड में, यानी आर्द्र भूमि की सूची में शामिल करवा दीजिए। भारत में 80 हो चुकी है, यानी 80 हो चुकी है इनकी संख्या। मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हाल ही में जो 5 नई रामसर साइट ऐड हुई हैं वो कौन कौन से है। प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं बाद में भी आपके कमेंट्स देखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, ये जैव विविधता, यानी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इट इज व्हाट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
महत्वपूर्ण क्षेत्र याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो मैंने आपको तराई के बारे में बता दिया, राइट। अब हमारे लिए आता है दोस्तों बांगर का क्षेत्र, राइट। बांगर का क्षेत्र, बांगर का क्षेत्र के बारे में सबसे पहले पॉइंट वही दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवस्थिति, राइट, अवस्थिति। तो याद रखिएगा तराई व खादर के मध्य उच्च क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बांगर का क्षेत्र, राइट। दूसरा पॉइंट हमने जो दोस्तों यहां लिया था, मैंने पहले पॉइंट्स बना लूं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया था, देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया था, संरचना। तीसरा पॉइंट नदी, राइट। तो उसके बाद हम लेते हैं दोस्तों संरचना। तो अब ये संरचना को थोड़ा सा छोड़ रहा हूं मैं, पहले मैं मृदा बता रहा हूं, नदियां, या नदियों के बारे में पढ़ रहा हूं, बताऊंगा आपको। और अगला पॉइंट यहां पे जो महत्वपूर्ण है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं यहां पे चौड़ाई। तो ये चौड़ाई के संबंध में अब इसको थोड़ा ध्यान समझिए। संरचना क्या है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, पुरानी जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। मृदा तो यानी कि ये पुरानी जलोढ़ मृदा, या आप यहां लिखना चाहें तो जलोढ़ मृदा भी, लेकिन पुरानी जलोढ़ मृदा है, यानी कि आपको यहां पे ओल्ड एलुवियल सॉइल याद करना है। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल का रीजन है। नदियों का अस्तित्व पाया जाता है, तो नदियों का अस्तित्व पाया जाता है। यहां पर याद रखिएगा चौड़ाई के बारे में, मैं अगर आपसे बोलूं दोस्तों कि भारत के जो उत्तर मैदान के संपूर्ण क्षेत्र है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उन उत्तर भारत के विशाल मैदानों में जो संपूर्ण क्षेत्र है, उनमें सबसे बड़ा क्षेत्र किसका पाया जाता है, तो वह दोस्तों है बांगर का क्षेत्र। पूरा पंजाब हरियाणा में जो खेती होती है। अच्छा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां देखिएगा, विशेष में लिख देता हूं, यहां पर नदियों का पानी प्रायः नहीं पहुंचता, ठीक है। नदियों का पानी प्रायः नहीं पहुंचता। जब बहुत बाढ़ आएगी दोस्तों तो इस क्षेत्र में, क्योंकि मैंने बताया कि ये कैसा क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र है। आप इसको समझ सकते हैं। आपने सबसे पहले पढ़ा बांगर, उसके बाद पढ़ा क्या दोस्तों, तराई, उसके बाद सबसे पहले पढ़ा आपने भाभर, ये रीजन हो गया तराई का। ये जो उच्च रीजन हो गया दोस्तों, ये और ये कैसा रीजन हो गया, इसे कहे दोस्तों बांगर, क्या कहे, बांगर। और ये जो निम्न रीजन आपको यहां दिख रहा है, ये वो क्षेत्र है दोस्तों जहां पर प्रायः बारिश का पानी पहुंच जाता है, ये जो जलमग्न हो जाता है। इसी में जब ज्यादा बाढ़ आई तो ये पानी भी यहाँ पहुंचता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, जिनसे होकर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इसे कहा जाएगा दोस्तों, इसे कहा जाएगा खादर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, खादर का क्षेत्र। ये समूचा जो क्षेत्र हो जाएगा खादर का क्षेत्र हो जाएगा। और जब खादर का क्षेत्र विस्तारित होता है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा आता है तो जो जल है नदियों का वो पहुंच जाता है दोस्तों बांगर के क्षेत्र तक भी। और इसी समय दोस्तों वो घटना होती है, या उसी समय वो बात होती है दोस्तों कि कुछ नई मृदा पहुंच जाती है वहां। हालांकि जब बहुत दिनों तक यहाँ पर बारिश नहीं होती, या ये बारिश होती है लेकिन बाढ़ का पानी ज़्यादा नहीं पहुंचता, तो यहाँ की मृदा पुरानी हो जाती है। इसीलिए हम लोग बार बार एक स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो बांगर की क्षेत्र है, इट इज व्हाट, ये पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। और जलोढ़ मृदा के मैंने बताया कि जलोढ़ मृदा वही है जहाँ पर दो नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं, या नदियाँ अपने साथ मृदा प्रवाहित होकर लेके आती हैं और मुख्य रूप से एक संरचना का निर्माण कर देती हैं। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आपने भाबर, तराई, बांगर, खादर के बारे में यहाँ पढ़ा है।
याद रखिएगा। तो बांगर के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर मैं विशेष में लिखूं तो मैंने पहला पॉइंट लिखा, यहाँ पर विशेष में यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा कि चौड़ाई भारत में सर्वाधिक, यहाँ लिख लीजिए भारत में सर्वाधिक, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में सर्वाधिक किसका है, इसी का। नदियां प्रायः नहीं पहुंचती, नदियों का पानी प्रायः नहीं पहुंचता, यानी कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ नहीं आती, राइट, बाढ़ नहीं आती, याद रखिएगा। ये वैसा क्षेत्र है जहां पे बाढ़ नहीं आती। तो अगर आप दूसरा पॉइंट यहां पे ऐड कर सके कि शहरों और नगरों का विकास यही हुआ है या इन्हीं क्षेत्रों में हुआ है। यहां जो कृषि है, कृषि मुख्य रूप से सिंचाई पर आधारित है। कृषि मुख्य रूप से सिंचाई पर आधारित है। और यही बात है दोस्तों, यही कारण है कि कुछ जगहों पर जब अत्यधिक सिंचाई हो जाती है, राइट, अत्यधिक सिंचाई हो जाती है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसे रेह या कल्हर कहा जाता है। और यह समस्या आपको रेह या कल्हर की समस्या देखने को मिलेगी मुख्य रूप से पंजाब के क्षेत्रों में। अब यह है क्या, सॉरी, रेह या कल्हर किसे कहा जाएगा। तो देखिए, आपने सपोज अज्यूम कीजिए कि ये एक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। ये मान लीजिए एक गमला है और गमले में आपने एक पौधा लगाया है। और इस पौधे की जो जड़ें हैं वो गमले में जो मिट्टी है उसके अंदर तक गई हुई हैं। तो ये मान लीजिए ये पौधे की जड़ें हैं। अब आपने इसमें पानी डाला। आपको पता है ना कि जो जल होता है, पानी जो है दोस्तों, एक गाना भी बना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तू जिसमें मिल जाए तू दिखे वैसा। तो जब आपने पानी डाला तो पानी में जो एक्चुअल में टेस्ट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा कि पानी में जो टेस्ट होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ सॉइल। और सॉइल में भी क्या, सॉइल में जो या मिट्टी में जो मिला नमक है उसके कारण होता है टेस्ट। चलिए और सरल करता हूं इसको थोड़ा सा। हम ये समझते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, आई होप आपको पता होगा कि एक्चुअल में जब दुनिया में महासागर नहीं बने थे, तो अगर मैं कहूं कि जो जल है, नदियों का जल है, वो मुख्य रूप से कहां बह के जाता है। आप सभी को पता है कि नदियों का जल मुख्य रूप से सागर में बह के जाता है। आपने गाना भी सुना होगा, ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। मुकेश जी का बहुत फेमस गाना है। तो नदियों का पानी या ताल का पानी नदियों में मिलता है, नदी का पानी सागर में मिलता है, सागर का पानी कहाँ मिलता है नहीं पता। तो एक्चुअल में मुझे बताइए कि सागर नमकीना कैसे हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ कि उसमें जानवर रहते हैं, मतलब वो लोग जो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, मछली हो गया और विभिन्न प्रकार की स्पीसीज। सबसे बड़ी जो संरचना आपको देखने को मिलेगी स्पीसीज की, वो सागर ही है दोस्तों। सागर में बहुत बड़ा, मतलब ऐसे आज भी बहुत सारे आपको जलीय पशु मिल जाएंगे जो शायद आपने कभी देखे नहीं होंगे। हर महासागर की अलग कहानी है। तो मेरा प्रश्न है दोस्तों कि बताइए कि सागर नमकीना कैसे हुआ, बताइए, कोई भी कमेंट करके बता सकते हैं सागर नमकीना कैसे हुआ। एक्चुअल में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नदियों का पानी कहाँ मिलता है, सागर में। जैसे आपको बताया कि और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो नदियों का पानी सागर में जाता है। नदियों का पानी जब आप पीते हैं तो नदियों का पानी बहुत स्वच्छ और मीठा होता है। जब नदियों का पानी दोस्तों सागर में जा रहा है तो सागर नमकीना कैसे हो गया। तो मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। जब ये रेह या कल्हर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट भी इसी से निकलता है। एक्चुअली दोस्तों जब नदियाँ बहती हैं तो नदियाँ जब बहती हैं तो उन जिन क्षेत्रों से बहती है वहाँ पर सबसे पहले मिट्टी ऑब्जर्व करती है पानी को,
और उसके बाद पानी में जो नमक होता है यानी जो साल्ट है विच इज सॉल्युबल इन द वाटर, पानी में घुल करके वो पानी के साथ प्रवाह में बहता है। अब क्योंकि नदियों का पानी कहाँ पहुंचा दोस्तों? सागर में, और सागर में जाने के बाद नदियों का पानी कहाँ जाता है आपको नहीं पता। तो नमक भी कहाँ पहुंचा दोस्तों? सागर में। और सागर से नमक कहाँ जा रहा है? यू डोंट नो। पानी तो वाष्पीकृत हो रहा है, लेकिन क्या उसके साथ नमक भी वाष्पीकृत हो रहा है? तो कुल मिला के नमक कहाँ पहुंचा? सागर में। और इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे सागर क्या होता गया? नमकीन। तो जो खुद बहुत मीठा बनता है दोस्तों, एक्चुअल में सागर को उसी ने नमकीन किया है, याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से समझते हैं रे या कल्लर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब पंजाब के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सिंचाई होती है, तो जब पानी पहले अंदर तक गया, यानी कि अगर मैं इसी के बाद बहुत सारा सिंचाई करूं तो ये पानी पहले नीचे जाए, और इसमें जो ये जो व्हाइट कलर के नमक के साल्ट, ये जो साल्ट दिख रहे हैं ये आपके आ जाएं और ये ऊपर सरफेस में जम जाए। आप एक गमला लीजिएगा, एक पौधा लगाइएगा, खूब पानी दीजिएगा, आप देखिए ना धीरे धीरे उस पौधे की ऊपर सरफेस सफेद कलर की हो जाएगी, व्हाइट कलर की हो जाएगी। दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ रे या कलर, जिसे रे या कलर भी कहा जाता है। तो एक्चुअल में रे या कलर की जो कहानी है वो मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई दोस्तों? बांगर के क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो आप याद रख लीजिएगा, रे या कलर या बेट भी कहा जाता है कुछ जगहों पर, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बांगर के बारे में। और अब हम आज का सबसे आखिरी पॉइंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो है खादर का क्षेत्र। ओके, चलिए सबसे पहले सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं, ये दोस्तों भाबर, तराई, बांगर, उसके बाद खादर। चलिए खादर के बारे में दोस्तों, खादर की अवस्थिति पढ़े। तो जो खादर की अवस्थिति है दोस्तों, अवस्थिति मैं बहुत सारे पॉइंट बता सकता हूं आपको, लेकिन अभी हम केवल वो पॉइंट्स याद करें जिसमें हमारा सारा काम हो जाए। तो अवस्थिति खादर की देखें दोस्तों, तो सबसे पहले बांगर के मध्य, तराई नहीं लिखना है आपको, बांगर के मध्य, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बांगर का क्षेत्र होगा, ये मुख्य रूप से खादर का क्षेत्र होगा। तो यहां पर भी बांगर होगा, यहां पर भी बांगर होगा, और दोस्तों यहां पर आपको खादर देखने को मिलेगा। मतलब खादर वो क्षेत्र हो गया जहां नदियां नेचुरली फ्लो होती हैं। तो इससे जुड़ा हुआ संलग्न क्षेत्र, इससे जुड़ा संलग्न क्षेत्र, ये खादर का क्षेत्र होगा। जब नदियां में बहुत बाढ़ आएगी तो नदियों का पानी कहां पहुंचेगा? बांगर का क्षेत्र। इसीलिए यहां पर ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलेगी, यहां पर ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलेगी, और दोस्तों यहां पर न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगी, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा मिलेगी, नवीन जलोढ़ मृदा। ये कहां की बात कर रहा हूं दोस्तों? ये बात कर रहा हूं दोस्तों मैं खादर की। ये है खादर का क्षेत्र, राइट। अवस्थिति हो गई बांगर क्षेत्र के, बांगर के मध्य। अगला पॉइंट हम यहां पे देखते हैं, तो इसमें इसका जो निर्माण हुआ है, राइट, या यहां से देखिए मैंने जो पॉइंट बनाए थे, संरचना कैसी है। तो संरचना यहां देखिए, इसकी संरचना कैसी है? संरचना तो नवीन जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। नदियों के बारे में, तो नदियों का बाढ़ वाला क्षेत्र, उसके बाद यहां पे एक नदियों का बाढ़ वाला क्षेत्र। आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे हम ऐड करते हैं विशेष में, और इसमें कुछ पॉइंट ऐड करते हैं। उत्तर के विशाल मैदानों में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र। दूसरा, यहां पर याद देखिएगा, मृदा सर्वोत्तम प्रकृति की प्राप्त होती है। सर्वोत्तम यानी अगर मैं लिखूं मृदा, एक पॉइंट बना लूं, और यहां मृदा ना लेकर के सर्वोत्तम प्रकृति की जलोढ़ मृदा, इसी में और लिख रहे हैं मृदा में पोषक
तत्वों का अभाव नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अगर मैं यहां पर ऐड करूं, ये जो मैंने आपको वही होगा, यहां मैं जो बात करूं दोस्तों, तो मैंने जो बांगर के क्षेत्र में लिखा है या पुरानी जड़ों में बता लिखाया था, इसमें आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि पोषक तत्वों का अभाव यानी यहां जो खेती होगी, इन पोषक तत्वों के अभावों को दूर करने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, खाद या फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। जबकि यहां पर आप ऐड कर सकते हैं कि खाद या फर्टिलाइजर की खाद व फर्टिलाइजर की निम्न आवश्यकता सर्वाधिक कृषि उत्पादन संभव। अब यहां पे हम बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं दोस्तों। सर्वाधिक कृषि उत्पादन संभव, यह वह क्षेत्र होगा जहां पे उत्पादन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों ये नेचुरली बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र ही है। प्लीज रिमेंबर दिस, इसको याद रखिएगा, ये खादर का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है, राइट, यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, ये नदियों के बाढ़ का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप एक ऐड कर सकते हैं पॉइंट कि गांव व शहरों का विकास यहाँ संभव नहीं। हालांकि इंसान मानता नहीं दोस्तों, लोग तो नदियों के तट पर रहते हैं और बाद में जब बाढ़ आती है, घरों डूब जाते हैं, तो बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि फिर मुआवजे की मांग हुआ करती है। तो याद रखिएगा, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको आपको सरलता समझते चलना है। इन पॉइंट्स को, और साथ में दोस्तों जब मैं सॉइल पढ़ाऊंगा यानी मिट्टियां पढ़ाऊंगा, उन पॉइंट्स को अगर आपने एक साथ कंपाइल कर लिया तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर प्रश्न मिट्टी से आए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कृषि उर्वरकता या कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने वाले कुछ पॉइंट समझाइए, तो भारत में फर्टिलाइजर का उपयोग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इन सबके उत्तर को इन सारे पॉइंट से लिखा जा सकता है। याद रखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं, जैसे उत्तर भारत के विशाल मैदान खत्म होंगे, आप याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, तो इस तरह से हम खादर के बारे में भी लिख सकते हैं। तो मैं एक बार जल्दी से आपको इसको रिवाइज करता हूं कि मैंने आप तक पढ़ाया क्या, राइट। जल्दी से रिवाइज करते दोस्तों कि मैंने आपको अब तक पढ़ाया क्या। सबसे पहले दोस्तों हमने उत्तर भारत के विशाल मैदानों को पढ़ना शुरू किया था। उत्तर भारत के विशाल मैदानों के भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले मैंने भाबर के बारे में पढ़ाया। भाबर के बारे में क्या पढ़ा दोस्तों कि अवस्थिति या गिरिपथ क्षेत्रों में, यानी कि पर्वतों से उतरती हुई जो नदी है, उसने सबसे पहले जिस संरचना का निर्माण किया उसका नाम था भाबर। कंकड़ पत्थरों से युक्त संरचना है, नदियों का अस्तित्व नहीं पाया जाता, लंबाई लगभग 8 से 12 किलोमीटर के आसपास मान सकते हैं। मृदा की प्रकार कैसा है, मृदा अनुपजाऊ है और मुख्य रूप से पर्वतीय है। याद रखिएगा, मृदा अनुपजाऊ और मुख्य रूप से पर्वतीय है। विशेष में लिख सकते हैं, कई पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हूं। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु उपयोगी नहीं है, नदियां विलुप्त रहती है, नदियों का अस्तित्व नहीं पाया जाता, किसी प्रकार की कोई कृषि कार्य ये यहाँ पर संभव नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो हमने बताया तराई वो क्षेत्र है जहां भाबर और बांगर के मध्य का ये क्षेत्र मुख्य रूप से ले सकते हैं। भाबर और बांगर के बीच का संरचना है, यहाँ पे दलदली संरचना है, जलयुक्त क्षेत्र है, नदियों का अस्तित्व पाया जाता है। नदियां जो वहां पर विलुप्त हो गई थी भाबर के क्षेत्र में, वो यहाँ पर पुनः जीवित हो जाती हैं। मुख्य रूप से लंबाई देखें 10 से 12 किलोमीटर के आसपास। महीन कंकड़ चिकनी मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। पहला पॉइंट, यह मुख्य रूप से गन्ने और धान की खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बांगर के बारे में बताया। ओल्ड एलुवियल सॉइल का जो रीजन होता है वो बांगर का क्षेत्र कहलाता है। बांगर के क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से पोषक तत्वों का यहाँ की मृदा में अभाव होगा। पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपको फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से, क्योंकि ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ये वैसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ नहीं आती है दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि सिंचाई पर आधारित है। यही पॉइंट्स मैंने ऐड किया है।
भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। नदियों का पानी प्रायः नहीं पहुंचता, यानी बाढ़ नहीं आती। शहरों और नगरों का विकास आपको यहीं देखने को मिलेगा। कृषि मुख्य रूप से सिंचाई पर आधारित होगी, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, खादर बांगर के मध्य पाया जाता है। नमी जड़ों मध्य वाला क्षेत्र है। नदियों का बाढ़ वाला क्षेत्र इसे कहा जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी यही है, याद रखिएगा। और साथ में सर्वोत्तम प्रकृति की जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है। मृदा में पोषक तत्वों की अभाव नहीं होता। खाद व फर्टिलाइजर की आवश्यकता निम्न आवश्यकता पड़ेगी अगर खेती यहाँ पे करते हैं, और सर्वाधिक कृषि यहाँ पर उत्पादन संभव है। लेकिन याद रखिएगा, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर गांव और शहरों का विकास संभव नहीं है। सारांश में समझिए, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों खादर का क्षेत्र, सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र है भाबर का क्षेत्र, याद रखिएगा। और तराई का वो क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी कृषि हो सकती है जिन्हें पानी की आवश्यकता या जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट भाबर, तराई, बांगर, खादर। कल मैं दोस्तों आपको कुछ पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पॉइंट डेल्टा के बारे में, और उसके बाद मैं प्रादेशिक विभाजन पढ़ाऊंगा। कल उत्तर भारत के विशाल मैदान समाप्त हो जाएंगे। कुछ संभावित प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, जो इनसे संबंधित या इस थ्योरी संबंधित आप लिखेंगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन 7 मार्कर और 10 मार्कर में देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। स्टे ट्यून विद अस। अगर आपको ये प्रयास समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा इसी समय 8 PM शो, ज्योग्राफी की 8 PM शो के द्वारा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।